हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीटेट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसकी सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो ये जो आपका पेपर है, पहले आपको ये बता दें कि ये लास्ट है जो फैब में अभी जो 2026 के फैब में हुआ था। ये 7 तारीख जो पेपर हुआ था, दूसरे महीने मतलब फरवरी 2026 का पेपर है ये। और ये आपका पेपर फर्स्ट है, ठीक है। और पेपर फर्स्ट का सेट आपका देख पा रहे होंगे भी है। और इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, बस क्वालिफाई करना है उस पेपर को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1-2 नंबर से रह गए हैं, तो वो क्या करें कि जो भी उनके नोट्स है उसको रिवाइज़ करना है तो करें, वरना प्रीवियस ईयर ज़रूर करें। कहीं से कोई मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो वीडियो के थ्रू करें या तो आप खुद उसके वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके कर सकते हैं, लेकिन PYQ ज़रूर करें। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, और एक बात और, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो टीचर बनना चाहते हैं, उनको भी सीटेट क्वालिफाई करना है। और बहुत ऐसे टीचर हैं जिनको अपनी जॉब बचानी है, वो अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो टीचर बन चुके हैं उनके लिए भी सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं है। सीटेट अभी आपको ऐसा मतलब कि लाइक क्या बोलते हैं उसको, सीटेट उतना भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जो 1 वीक में 1 मंथ में 1 मंथ में अच्छे 100+ स्कोर किए हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो आपको एक अच्छे नंबर से पास होने के 110-120 तो ईजिली आ जाएंगे सिर्फ PYQ करने से। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहते हैं, Rama was a mean to her brother Tahir. Next day, Tahir got sick. Rama concluded that she made her brother sick. According to Piaget, which stage of cognitive development is Rama? ये क्वेश्चन कह रहे हैं, रमा ने अपनी भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया, मतलब उसने गलत तरीके से बात किया जिसकी वजह से उसका भाई बीमार हो गया, है ना। तो आप बता सकते हैं। तो ये कहता है, पियाजी के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। वो ऐसा समझती है कि लाइक उसने ताहिर को मतलबी तरीके से व्यवहार किया, इस वजह से वो बीमार पड़ गया। तो वो किस से में है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, या कॉन्क्रीट में है, या फॉर्मल में है, या सेंसरी मोटर में है। तो पहले तो आप एलिमिनेट करना सीखो। ये सेंसरी मोटर में नहीं होगा, उसके अंदर उतनी समझदारी नहीं होगी कि हाँ उसने गलत तरीके से बिहेव किया तो वो उसका भाई बीमार पड़ गया। और ये फॉर्मल में जब बच्चा चला जाएगा तो भी ऐसी सोच को नहीं रखेगा। और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में भी कुछ हद तक बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो ये किस स्टेज में ऐसा सोचेगी रमा, तो वो हो जाएगा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो सेकेंड स्टेज होता है। पहले आपका सेंसरी मोटर होता है फर्स्ट पे, उसके बाद प्री ऑपरेशनल होता है, देन आपका 3rd नंबर पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, 4th नंबर पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रेन बिकम अवेयर ऑफ देयर जेंडर रोल्स। मतलब डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। कौन सी प्रक्रिया है? जेंडर समानता है, जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर रिटायर्डनेस है, या जेंडर होमोजेनिटी है, या जेंडर टाइपिंग है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जेंडर टाइपिंग कहते हैं। डैश प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं, उसे हम जेंडर टाइपिंग कहते हैं। 4th इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सीटेट का सिलेबस तो नहीं बदला है,
तो उसमें क्या हुआ है ना कि पेपर थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है पहले के हिसाब से लेंदी हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिदृश्य ले वाइगोस्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। फर्स्ट कहता है, एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार के सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगाई हुई है। तो क्या ये बात सही है? क्या जिन ये ले वाइगोस्की कहते हैं वो तो सीधा कहते हैं बच्चों को जितना हो सके उसके इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कराओ, वो उतने अच्छे से सीख पाएगा। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है, एक शिक्षिका श्याम पट पर उत्तर लिख दिए हैं और विद्यार्थी से कहा कि वो ये उत्तर अपनी कॉपी में निष्क्रिय रूप से उतार लें। तो इसके बारे में ना तो जीन पियाजे कहता है ना वाइगोस्की कहता है, ये तो निगेटिव ऑप्शंस हो गया आपका। थर्ड कहता है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि हमें किसी भी चीज़ को बच्चों पे थोपना नहीं है, अनिवार्य नहीं करना है ना। स्वयं ही समस्याओं का समाधान करें। हो सकता है कुछ बच्चे कर लें, हो सकता है कुछ बच्चे ना कर पाएँ, तो हमें किसी भी चीज़ को बच्चों पे अनिवार्य नहीं करना है, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों की आधी हल की हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। तो इसका जो सही आंसर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी दैट एम्फसिस ऑन। मतलब प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर जोर देता है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किस पे जोर देता है, सिंपल से ये बात पूछा जा रहा है आपसे। तो फर्स्ट कहता है, रटकर याद करना, शिक्षक केंद्रित नहीं, हमें रटकर याद भी नहीं करना है और शिक्षक केंद्रित ना हो करके चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड ना हो करके चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट तो इसलिए गलत हो गया। सेकंड कहता है, मानकीकृत परीक्षण और सख्त पाठ्यचर्या, सख्त करना ही नहीं है, किसी भी मामले में सख्ती नहीं करना है, चाहे वो पाठ्यचर्या हो, करिकुलम या सिलेबस हो, इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा। सी कहता है, प्रतियोगिता और व्यक्ति उपलब्धि। प्रतियोगिता और व्यक्ति उपलब्धि करके भी क्या कर लोगे बताओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी, मतलब जो होती है चीज़ें स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए और लर्निंग जो लर्निंग है वो स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब निम्नलिखित कथन को पढ़िए, कथन ए और कारण क्या कहता है। कथन ए कहता है, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे बुरे और समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण कहता है, कोहरबर्ग के अनुसार बच्चे की नैतिक विकास निरंतर होता है ना कि असतत। मतलब कि कोहरबर्ग ये कहता है, ये क्वेश्चंस कह रहा है कि कोहरबर्ग कहता है कि बच्चों का जो मॉरल डेवलपमेंट हो जाए तो नैतिक विकास होता है वो निरंतर होता है ना कि डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये कौन कहता है, कह रहा है इस क्वेश्चंस में, तो कोहरबर्ग कह रहा है। तो सही विकल्प का चयन करना है और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, पर जो बी है आर है वो गलत है। कारण इसलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ कह रहा है कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे की नैतिक विकास निरंतर होता है। अगर ये निरंतर होता तो क्या उसने 3 स्टेज और 4 लेवल दे रखे हैं, लाइक 3 लेवल 6 स्टेज ऐसे दे रखे हैं। तो अगर कॉन्टीन्यूअस होता तो स्टेज होता ही नहीं। जहाँ स्टेज की बात आ गई वो असतत है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है बल्कि डिसकॉन्टीन्यूअस है। इसलिए आपका ए सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाई। मतलब ले वाइगोस्की
लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होते हैं? प्रोसेस ऑफ अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन, नहीं, अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाओं द्वारा, समायोजन और समावेशन के द्वारा जो स्कीमा को बदलते हैं, पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, निज वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये लेवाइगोस्की कहता है कि बच्चों का पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, देन जाके वो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हेल्प करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और ये 3 साल के बाद एक दूसरे से मर्ज हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, निज वाक्य के रूप में भाषा द्वारा, मतलब लैंग्वेज इज द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द इंटेलिजेंस हेल्प्स पीपल परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट मूड्स एंड फीलिंग ऑफ अदर्स? लॉजिकल, मैथमेटिकल, या बताओ यार। अगर कौन सी बुद्धि जो है लोगों को दूसरे के मनोभावों और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? तो इसमें तार्किक, गणितीय, लॉजिकल, मैथमेटिकल की तो बात ही नहीं करी है, म्यूजिकल की भी बात नहीं करी गई है, और प्रकृतिवादी की भी बात नहीं करी है। सीधी सी बात है, अगर इसमें इंटरपर्सनल होता या इंट्रापर्सनल होता तो जाके आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था, लेकिन इतना इजी ऑप्शंस दे रखा है कि इंट्रा है ही नहीं। अगर इंटर में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ जाती है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इंटरपर्सनल। ठीक है, मतलब अंतः व्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है A child first experience as well expectation of what is the means to be a girl or a boy come from relatives, neighborhood, family या मीडिया? मतलब एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़का या लड़की होने का मतलब क्या है, अपेक्षाएं किससे आती है, रिश्तेदार से, पड़ोस से, परिवार से या मीडिया से? तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन से, ऑफ कोर्स परिवार से आएगा। ऑप्शन 3 इज अ राइट आंसर, आई मीन फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एन एसेंशियल, मतलब रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है आपसे। वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा, देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो वर्ष के एंड में नहीं होता है, बल्कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो कंटिन्यूअस होता है और पूरे साल चलता है। और जो परीक्षा वर्ष के अंत में होता है, जो परीक्षण और परीक्षा जो होता है, जिसका परिणाम निकलता है, जिसमें पास फेल किया जाता है बच्चों को, तो वो क्या होता है, आपका समेटिव असेसमेंट होता है, ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकेंड कहता है शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। वस्तुनिष्ठ प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना, शिक्षार्थियों को अपेक्षा पद और श्रेणियां प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड और स्पष्टीकरण करना, है ना। ये एक क्राइटेरिया है असेसमेंट करने का इन द लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है? जिसमें ग्राफ आ जाता है। आप कोई भी पेन पेपर से काम करते हो, जिसमें आप ग्राफ बनाते हो, कोई भी पेंटिंग करते हो, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी लिखते हो, तो उसमें क्या करते हो, आप ग्राफ करते हो। तो ग्राफ मतलब लिखना, आप उसे रिलेट करके याद कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया का ऑप्शन। फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं होगा, न्यूरो भी नहीं होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा। अब बताइए, थोड़ी कन्फ्यूज़न है, तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस मान लो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को 1-2 बार पढ़ना है, और आपके सीटेट के पेपर में इतना टाइम तो मिलता ही है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ सकें। पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तांत्रिकीय विकार है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया में ना लिखने से रिलेटेड होता है, तो उसमें आपका जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तो बात ही नहीं कर रही है। लेखन में पर्सनालिटी कहाँ से आ जाएगी, इसमें लर्निंग भी नहीं आएगी, यहाँ ग्राफ की बात कर रहा है, फिजिकल डिसेबिलिटी भी नहीं आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो आपका डिस्ग्राफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की जगह पे लेखन विकार भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, क्योंकि जो डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया इज अ कंडीशन दैट इफेक्ट वेटिंग एबिलिटीज सच एज अ हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड राइटिंग, एंड देन इट इज़ क्लासिफाइड अंडर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अ टीचर शुड कैटर टू डैश नीड ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम। मतलब एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की डैश ज़रूरत को ध्यान में रखना चाहिए। संज्ञानात्मक और भावात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक या संज्ञानात्मक, मतलब किसकी ज़रूरतों का ध्यान में रखना चाहिए, आपसे सिंपल सा ये पूछा जा रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जैसे आपका संज्ञानात्मक भी होना चाहिए, कॉग्निटिव भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए और सोशल भी होना चाहिए। तो ये तीनों एक ही ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल अप्रोच टू टीच स्टूडेंट विद द लर्निंग डिसेबिलिटीज़। मतलब सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है और चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुसंवेदी, यूज अ मल्टी सेंसरी स्ट्रैटेजी। ए तो सही है आपका, फर्स्ट सही है। बी कहता है स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स, क्या बी होना चाहिए, नहीं। मानकीकृत तो नहीं होना चाहिए, तो आपका बी जो है, मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत है ना। तो जिस जिस ऑप्शन में सेकंड है आप उसको गलत कर दो। इसमें सेकंड है, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें भी सेकंड है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट है ही नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आप ऐसा एलिमिनेट करके अपने ऑप्शंस पे पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ अ राइट आंसर। आपका फर्स्ट सही है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, देन ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू सिमिलर पार्ट्स में होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे भागों में बांट कर देना चाहिए बच्चों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज करेक्ट। मतलब स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कहता है सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेटिंग हेल्प चिल्ड्रेन विद द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या ये बात सही है, सही लग रही है। इट इज़ प्राइमली द एबिलिटी टू हर्ट दैट द अफेक्ट इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, नहीं, बी थर्ड बी तो आपका गलत है। सॉलिन क्रम विकार में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा आपका। सॉलिन क्रम विकार में जूझ रहे बच्चे हर दिन उत्तेजनाओं के प्राथमिकता, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे में उत्कृष्ट संचार कौशल, नहीं, उत्कृष्ट नहीं होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, वाइल टीचिंग इन इंक्लूसिव स्टेप इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टीचर। मतलब समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को अपने समय की अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। क्या ये बात सही है, बात तो सही लग रही है।
सेकंड कहता है विशेष बच्चों की ज़रूरतमंद और दूसरे पर निर्भर, नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा हमें नहीं करना है। विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझें, बिल्कुल भी नहीं। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षार्थी, नहीं, सभी बच्चों के लिए सेम करिकुलम कैसे फॉलो कर सकते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होता है। पेडागोजी ऑफ ऑल लर्नर्स सेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब बच्चों को अलग अलग मेथड से समझ आती है। बहुत बच्चे को सुन के समझ आ जाती है, बहुत को देख के समझ आती है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं 5% जिनको करके सीखते हैं तभी समझ आती है। तो थर्ड तो नहीं होगा ना। विविधता को प्रभावी शिक्षण में नहीं, जो डाइवर्सिटी है उसको हम बाधा के रूप में नहीं देखते हैं, है ना। तो आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टीचर शुड इंक्लूड वैरायटी ऑफ चिल्ड्रेन लिटरेचर टू क्रिएट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट in the classroom rich literacy material and literacy experience are central to effective learning। मतलब ये कह रहा है शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। क्या ये बात सही है? बात तो सही कह रहे हैं। कारण आर कहता है साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभव से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, आर भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक टीचर किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति नहीं, हमें क्या करना है, पैसिव नहीं करना है ना, एक्टिव रखना है। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है चिंतनशील रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होना चाहिए, बात तो सही है। आज्ञाकारी श्रवण नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। व्यवहार अनुकूलन बिहेवियर कंडीशनिंग नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है Seeing Raman, 4th grade student, stuck a question. His teacher asked him to try the solution. While speaking, what is going on this mind? Such a thing is likely to be. मतलब रमन जो कक्षा 4th का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यह देखकर रमन एक शिक्षक उसे कहता है कि उसे उनमें क्या चल रहा है, उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। इस तरह मौखिकरण जो है क्या करता है, सिंपल सा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, बिल्कुल हेल्प करेगा। इस तरह की जो मौखिकरण है सहायक होती है क्योंकि जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज फैसिलिटेट होता है, थॉट प्रोसेस होता है ना। तो बात तो सही लग रही है। सेकंड देखते हैं, केवल जहाँ आपका केवल आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा। अनुपादक क्योंकि भाषा और सोच आपस में संबंधित नहीं, भाषा और सोच आपस में संबंधित है, रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। व्यर्थ है, व्यर्थ कैसे हो सकता है? क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में भाषा जो है लैंग्वेज थिंकिंग करने में एक बाधा के रूप में कैसे हो सकता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ टीचर हु बिलीव्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी वुड, मतलब एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह क्या करें। कहते हैं केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचें। हाँ, ये आपका सही होगा। क्या करना है, यहाँ इधर आपका निगेटिव दे रखा है, यहाँ केवल दे रखा है, पर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट कहता है केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचना चाहिए। ये नहीं कि उसके किसी और जाति से आता हो, किसी और धर्म से आता हो, है ना, कि गरीब हो अमीर हो, सिर्फ इस पे उसकी संस्कृति क्या है, उसका सोशल लाइफ क्या है, सिर्फ इसके पे हमें बच्चों के छात्रों के बारे में निर्णय नहीं लेना है। इसलिए इसका सही आंसर तो यही होगा। बाकी और भी देखते हैं। उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक सिद्धांत के रूप में नहीं, छात्र की योग्यता समूह को बढ़ावा दे, विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे। मैं बिल्कुल यार, ऐसे क्यों करना है, बचना थोड़ी ना है, हमें तो जोड़ना है, उसके रियल लाइफ से सिचुएशन से जोड़ना है, उसकी जो विषय वस्तु है
है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर इम्प्लाइज दैट द स्टूडेंट, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र तथ्य और सूचनाओं को रटे। क्या हमें रटने से नहीं, हमें रटना नहीं है, हमें मेमोराइज नहीं करना है इंफॉर्मेशन को। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता नहीं, हमें एक्सपर्ट बनना है किसी चीज़ में, ना कि हमें ये कि प्रतियोगिता में ही पास कर जाना, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम बुक पढ़ेंगे तभी सीख सकते हैं, वो एक आधार हो सकता है, पर सिर्फ हम पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र स्रोत नहीं है ज्ञान लेने का, रिसोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है। पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। इंक्वायर करें, एक्सप्लोर करें एंड क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है राधा रीजन clothes dry faster in the sun than in the shade, so the sun is helping them to dry. She is showing an understanding of. राधा तर्क देती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है ना। वह क्या समझ दिखा रही है? प्रतिवर्ती सोच, विकेंद्रीकरण, जीववाद या कारण और भाव। तो इसका सही, यह जीववाद की तो एनिमिज्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, रिवर्सिबल थिंकिंग की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कारण दे रहे हैं और प्रभाव, केस एंड इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिक्निक्स मोटिवेशन। मतलब इंटरनल मोटिवेशन की बात करें, सिंपल सी बात है, जो आपके अंदर से आती है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार, राशि के लिए खेल खेलना। जो इंटरनल होता है वो पुरस्कारों से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है व्यक्तिगत आनंद के लिए खेल खेलना। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ऑफकोर्स वो व्यक्तिगत आनंद के लिए ही खेला जाता है। माता पिता की डांट से तो हम इंटरनल मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, अच्छे ग्रेड पाने के लिए हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना कि इंटरनल मोटिवेशन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, प्लेइंग अ स्पोर्ट्स एंड पर्सनल इंजॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए कहता है टीचर हु बिलीव कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन टू द चिल्ड्रेन, है ना। बात तो सही कह रहे हैं कि रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। सेकेंड कहता है यंग चिल्ड्रेन डिपेंड स्लोली एंड वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। एक बात बताओ, कितना बार बता दिया है कि जो लेक्चर मेथड है बच्चों के लिए सही नहीं है ना। बच्चों के लिए प्ले वे मेथड सही है, चाइल्ड सेंटर सही है, स्टूडेंट सेंटर सही है, करके सीखना, लेकिन लेक्चर मेथड बच्चों के लिए नहीं है, ये तो बड़ों के लिए। जब हम कॉलेज में चले जाते हैं वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो टीचर आता है, लेक्चर देता है, निकल लेता है। तो आर तो आपका गलत हो जाएगा, पर ए सही है। कारण अभी कथन सही है पर कारण गलत है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर, ए इज अ ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं अवॉइडिंग द अपेयरनेस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर्स एंड टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शिक्षार्थी और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का, कार्य में शामिल लक्ष्य का, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य का, महारत हासिल करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, शिक्षार्थियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य को, परफॉर्मेंस अविडेंस गोल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। मतलब कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में हतोत्साहित करना। क्या ये एक प्रभावी तरीका है?
आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कि अगर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना है हमें, बिल्कुल नहीं, हमें क्या करना है तो प्रोत्साहित करना है। इसलिए 24 का फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अवधारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों को एक सेट प्रदान करना है। नहीं, हम बच्चों को क्यों ऑप्शन दे दें कि भाई इसमें से तुम एक चुन लो। तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है हमें मेमोराइज नहीं करना है, हमें रटना नहीं है, रट्टा मार पढ़ाई नहीं करनी है, हमें समझ के पढ़ाई करनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए क्या करेंगे तो प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम चिल्ड्रेन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन कहता है कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती है जो उनके माता पिता से मिलती है, जो जेनेटिक होती है ना, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। क्या ये बात सही है? बात तो सही है। कारण कहता है यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी एक जटिल मुद्दा है। बिल्कुल सही बात है। हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि हमें इतने % हेरिडिटी से मिला है और इतने चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिला है। हम दोनों को प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, गुणनफल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर। मतलब बोथ A and R ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं Which of the following statement about development is correct? Development is a simple and unitary process. Development can always be measured. Development multi-dimensional and multi-directional. Development in children can be predicted very accurately. Very accurately तो हम predict नहीं कर सकते हैं, पर कुछ हद तक हम ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या होता है? डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल होता है। मतलब विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। थर्ड इज़ अ राइट आंसर। विकास एक सरल एकात्मक प्रक्रिया नहीं होता है, ना सरल होता है ना एकात्मक होता है। यह विकास हमेशा सटीक तौर पर मापा नहीं जा सकता है। ग्रोथ को माप सकते हैं, हम अपने हाइट वेट को माप सकते हैं, लेकिन हम हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कितना डेवलप हुई है, क्या हम इसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते। इसलिए सेकंड गलत हो जाएगा। बहुत सटीक हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं किसी के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं, ये कहता है रीड द फॉलोइंग। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन कहता है समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित होता है। बिल्कुल। इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है। 4th इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कहता है मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 करेंट सेंटेंस एट 3 years, 5 years, 7 years या 1 year। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं? तो 3 साल में। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, 3 years। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एज पर लेवाइगोस्की एज चिल्ड्रेन ग्रो देयर लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम प्राइवेट स्पीच टू egocentric speech, silent speech and thinking out loud to inner speech to external speech। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थिंक आउट लाउड टू इनर स्पीच, मतलब मौखिकरण से आंतरिक वाक। 3rd इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पियाजे डिस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिंग एट 3 प्रोग्रेसिव लेवल। क्या ये 3 प्रोग्रेसिव लेवल दे रखा है? नहीं ना। तो 3rd तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट 8 स्टेज, नहीं ये 8 स्टेज भी नहीं दे कर रखा है, आपने देखा है SPCF 4 स्टेज दे रखा है। इन कॉन्टीन्यूअस मैनर फ्रॉम बर्थ थ्रू अडल्टहुड,
क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? जिसने स्टेज दे दिया है वो कॉन्टिन्यूअस की तो बात ही नहीं कर सकता, ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहता है। पियाजे कहता है जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। 1 से 2 में इतना होता है, 3 to 5 इतना होता है, 8 to 9 में लाइक ऐसे होता है, 12 to 18 ऐसे होता है। लेकिन लेगोस्की ने कोई स्टेज नहीं दिया है, लेकिन इसने पियाजे ने स्टेज दे रखा है। तो जिस चीज़ में स्टेज आ जाए वो आपका कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में होता है, इन 4 डिफरेंट स्टेज लाइक SP, SPCF, मतलब सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंप्लीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हर मतलब पर डे आपके लिए कंटिन्यू वीडियो आएगी, और ताकि आप सीटेट में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिले और एक अच्छे नंबर से आप पास कर जाए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज आया है कि वो मतलब लाइक 1-2-4 नंबर से रह गया और उनका इस बार जो 26 के फैब में पेपर हुआ था उसमें वो क्वालिफाई कर गए। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए कह रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।